हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहती थी कि हमारे पास अब बैच 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल हो गया है लॉन्च। इन सालों में हमने बहुत टॉपर्स इंक्लूडिंग आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन, आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पिछले साल रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, श्रेय शशांक एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है इन्हें प्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपकी जेब से 60,000 70,000 इतने पैसे नहीं काटते, बल्कि मात्र 10,000 से जो है ये कोर्स शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड सारी क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए। साथ ही में मंथली करंट इश्यूज फॉर पीएसआईआर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, वीकली टेस्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विद हमारा जो विद इवैल्यूएशन कोर्स है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट को चेक भी करवा सकते हैं और फीडबैक अटेन कर सकते हैं। 18,000 का ये कोर्स है, बट बैच 6 के कूपन को यूज करके आप अटेन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट लिमिटेड जो हमारे कुछ एक हफ्ता है उसके लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज ऑल्सो विदाउट इवैल्यूएशन। तो अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन देख के ही सीख जाऊंगा और मुझे आंसर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आंसर चेक करवाना जरूरी है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी कि विद इवैल्यूएशन जो है उस पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लेना चाहते हैं सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप कोर्स। राइट, बैच 6 है हमारा कूपन कोड, इसे लगाना मत भूलिए। 11 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं शुरू, तो अपनी सीट कर लीजिए बुक बिफोर सीट्स फिल। और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Now we have looked at the various ways जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने इवॉल्व किया एंड साथ ही में किस तरह से उसका इम्पैक्ट था ऑन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत ही वेरिंग इम्पैक्ट था। देयर वर सर्टेन पॉजिटिव्स ऑल्सो एंड देयर वर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, एंड नॉट जस्ट फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने दोनों ही जगह पे एनालिसिस किया कि किस तरह से अ लॉट ऑफ मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैव व्यूड ग्लोबलाइजेशन एज अ फॉर्म ऑफ न्यू कलोनियलिज्म, अ फॉर्म ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्पेशली जो कि रिलेटिवली वीकर स्टेट्स हैं उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर इन एमएनसीज ने, टीएनसीज ने एक्सेसिवली इन्फ्रिंज किया हुआ है। राइट, सिमिलरली वी हैड ऑल्सो सीन हाउ द transfer of capital and now the transfer of industries has not really resulted in increasing incomes or even increasing quality of living and work for those in the developing world. राइट, तो द आइडिया जैसे कि नेओमी क्लाइन जो है नो लोगों में बात करती हैं कि अगर आप स्वेट शॉप्स को देखिए इंडोनेशिया के अंदर, जहाँ पे वो बैठ के एक इतनी गर्म ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर किसी एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए इतने मोटे मोटे कोट्स बना रहे होंगे, जो कि उन्हें पता है अपनी लाइफ एंड एज में वो कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उन्हें यूज़ भी नहीं कर सकते। राइट, तो इतना एक ऑलमोस्ट एलियनेशन है अपने लेबर से, बट उनको करना पड़ रहा है टू सर्वाइव, कि वो जो बेयर पिटन्स उनको इनकम भी मिल रही है वो उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं ऑन द अदर हैंड इट हैज़ ऑल्सो लेड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। राइट, सो जहाँ पे हमने देखा है दैट से the comeback of conservative parties and leaders in the developed world has been a backlash against the shifting of jobs in the developing countries, जिसके कारण आपके जो blue collar workers थे उनको जो है उनका जो मोड ऑफ लिविंग था वो चला गया है एंड इट हैज़ पुश्ड देम टूवर्ड्स पॉवर्टी। राइट, सो अगर हम यूएसए की बात करें तो अगेन दैट इंटायर रेडनेक बेल्ट भी जो है, जो ब्लू कॉलर्स वर्कर्स की बेल्ट है, अगेन जो मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे डेट्रॉयट एक्सेट्रा हो गया, उनकी डाउनफॉल क्यों आई है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बची ही नहीं है वहाँ पे, वो सब जो है एक तरह से एक्सपोर्ट कर दी गई है टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। वहीं ऑन द अदर हैंड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड ऑल्सो वी सॉ वेरिंग इम्पैक्ट्स एंड वेरिंग काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, जहाँ पे आपकी कुछ एमर्जिंग इकोनॉमीज एंड विद इन एमर्जिंग इकोनॉमीज ऑल्सो यू हैव सर्टन कॉस्मोपॉलिटन सेंटर्स, जैसे कि इंडिया के अंदर हमने देख लिया दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद,
मुंबई, जिन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वेयरएज ऑन द अदर हैंड देयर हैव बीन अदर सेक्टर्स, अदर एरियाज जिन्होंने एक बैकलैश जो है वो फेस किया है इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का, राइट। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर एक गट आना एंड उनके कमोडिटी की प्राइसेस को एकदम से ही गिर जाना, राइट। सिमिलरली आपके जो बाकी थोड़े पिछड़े हुए जो बैकवर्ड इलाके हैं उनके अंदर द काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो है वो नहीं देखी गई है। यू हैव अ थ्राइविंग सर्विस सेक्टर, मिडिल क्लास, बट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है अभी भी व्हेन यू लुक एट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, थिंग्स हैवंट रियली गॉटन टू बेटर फॉर देम। हाउएवर ऑन द अदर हैंड व्हेन यू कंपेयर इट टू द प्री ग्लोबलाइजेशन एरा, राइट, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं एक मैसिव इंप्रूवमेंट आई है, राइट, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़ गई है। देयर हैज़ बीन सम ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो कि गरीबों के लिए हुआ है, राइट। साथ ही में जो आपकी मिडिल क्लास आई है, जो आपके डायस्पोरा है एंड द रेमिटेंसेस दैट दे आर सेंडिंग पीछे, द काइंड ऑफ एजुकेशन के अंदर जो डेवलपमेंट आई है, दोज हैव सीन मैसिव इंप्रूवमेंट्स फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, राइट। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी टूवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now, throughout these lectures, we had seen that how since the 2008 financial crisis ही globalization एक backfoot पे हो गया था। There were increasing protectionist policies जो कि various countries ने अपनानी शुरू कर दी थी। And with the incoming of the COVID pandemic, there has been a further shift away from this entire process of globalization. In fact, there is a massive conversation around the fact कि क्या globalization इसकी past glory जो है क्या वो इसको अचीव कर पाएगा, या फिर ग्लोबलाइजेशन से हटके हम इंक्रीजिंग रीजनलाइजेशन की तरफ जो है शिफ्ट करने लगेंगे, राइट। हमने ऑलरेडी बात की थी कि किस तरह से रीजनलाइजेशन जो है मेजर पुश उसको मिल रहे हैं। यू हैव द कमिंग इन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मोर ग्लोबल आउटलुक, रीजनल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो आरसीईपी हो, चाहे वो आपका यूएसएमसीए हो विच इज़ योर नाफ्टा 2.0, इन सब को ही एक रिवाइटलाइज पर्सपेक्टिव के थ्रू देखा जा रहा है दैट रादर देन लुकिंग एट द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिविटी, इंक्रीजिंगली रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अपने आसपास की कंट्रीज के साथ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन हो रही है रादर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो इसके कारण जो है देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क जो कि रेज किए गए हैं विद द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनफैक्ट इयन गोल्डिंग जो कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी एक किताब है विच इज़ कॉल्ड द बटरफ्लाई डिफेक्ट, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के थ्रू सिस्टमैटिक रिस्क्स पैदा होते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर दीज सिस्टमिक रिस्क्स? बहुत सारे सिस्टमिक रिस्क्स हैं, ठीक है, एंड इनफैक्ट इनको जो है हमने फेस्टर भी होने दिया है। इन व्हाट सेंस, राइट। अब ये जो सिस्टमिक रिस्क्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि ये पहली बार उभर के आए, ये पहले से ही बहुत ऑब्वियस हो गए थे। जब हमने 1997-98 का कोलैप्स ऑफ टाइगर इकोनॉमीज देखा, एशियन कंट्रीज का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, हमने देखा किस तरह से इतनी सारी जब इनफ्लाइट होती है आपके फॉरेन कैपिटल की, जब आप एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होते हैं, सडनली व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट अवे फ्रॉम दोज एक्सपोर्ट्स, उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी फॉरेन कैपिटल आया था उतनी ही जल्दी वो वापस भी उड़ जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन इज योर इकोनॉमीज माइट एंड अप कोलैप्सिंग, राइट। अ सिमिलर सीन वाज आल्सो सीन इन द फॉर्म ऑफ 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट, कि अब क्या हो गया है कि आप इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए हैं दैट वन इकोनॉमी के अंदर अगर एक फॉल्टर आया, जैसे कि यूएस के अंदर आया था, it will invariably have an impact across economies of the world, right? ये क्या है? ये है underbelly of globalization, the negative effects of globalization that are here to stay and we haven't done anything about them. We haven't, हम कहते हैं ना कि अब लाइफ के अंदर कुछ भी हो सकता है, पूरी लाइफ भी क्या है, it has a lot of systemic risks. If I am driving a car, right, Indian roads are either way so unsafe, I might be in an accident, right? Or for example, the current lifestyle that we live, I might end up getting a terminal disease. बट क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस आती है, हम लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं, राइट। इनफैक्ट अपने बैंक के अंदर जो हमने पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं उसके लिए भी हम इंश्योरेंस लेते हैं। क्यों? ताकि जो सिस्टमिक रिस्क इनबिल्ट है उनको उनके अगेंस्ट सेफ गार्ड करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन के जो सिस्टमिक रिस्क आए हैं, अब उनके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब यही जो है
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबलाइजेशन की, राइट। ही सेज ये कोविड-19 जो पैंडेमिक आया उसने तो ये ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ऑब्वियस कर दिया कि अब जो है वर्ल्ड के अंदर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, जितनी जल्दी वो दूसरी कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं एंड इम्पैक्ट कर सकती है उनको, इट हैज़ बीन नेवर बिफोर विटनेस्ड इन हिस्ट्री। इनफैक्ट ही सेज हमने इसको इनिशियली ये देख लिया था थ्रू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, राइट। फर्दरमोर ही ऑल्सो कोट्स किस तरह से इंटरनेट नाउ हैज़ बीन यूज्ड फॉर साइबर अटैक्स, राइट। साइबर अटैक्स एंड अगेन ये किसी भी फॉर्म पे हो सकते हैं, तो चाहे वो विकीलीक्स हो, चाहे वो वेरियस और काइंड ऑफ अटैक्स हो, चाहे वो इंडिया के वेरियस नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट इनफैक्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की डेटा के ऊपर भी जो है वेरियस साइबर अटैक्स हो रहे हैं, एंड दैट डेटा लीकिंग ऑब्वियसली कॉजेज ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के साथ बेनिफिट्स तो आए ही आए हैं, बट बहुत सारे रिस्क्स भी इन्वॉल्व हैं। Now we look at the COVID-19 pandemic and we understand कि किस तरह से this is a new major security related issue. Now very importantly, like we also pointed out beforehand, a lot of pandemics have ended up starting from developing countries and affecting developing countries way more than the developed world. Now for the first time with the COVID-19 pandemic, we've seen the developed world stumble, right? We've seen so-called OECD countries, the developed West, not knowing how to manage this crisis. We saw Italy crumbling down, we saw the UK crumbling down, we saw the US crumbling down, right? All these countries जो हैं उनके public health networks were not able to carry the load. Very importantly, it is also sure enough to have economic consequences, right? Businesses shut down because people जो है they were under lockdown, तो जितने आपके local business थे they shut down. अब developed countries में, especially in countries where there weren't enough social security benefits available, it gave rise to huge amounts of unemployment, it gave rise to huge amounts of deprivation and misery, जिसके कारण जो conservative movements थी, fundamentalist movements थी, एक तरह से शॉविनिज्म एंड जिंगोइज्म जो था, राइट, नेशनलिज्म मोर एक पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। हाउएवर वही नेशनलिज्म के अंदर जब एक जीनोफोबिक टेंडेंसी आ जाती है, जीनोफोबिया क्या होता है, व्हेन it's not just about national pride, but your national pride is based upon putting someone else down, that we are better than you, हम तुमसे बेहतर हैं, अरे तुम कैसे लोग हो, वी डोंट लाइक यू, तुम्हारी कंट्री बकवास, तुम्हारा कल्चर गंदा, तुम ये तुम वो, राइट। दिस फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी जो होती है दैट इज एक आपकी जीनोफोबिक टेंडेंसी, एंड ये जैसे जैसे जीनोफोबिक टेंडेंसी बढ़ती जाती है वो नेशनलिज्म नहीं रहता बल्कि जिंगोइज्म में बदल जाता है, शॉविनिज्म में बदल जाता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द वेस्ट is also witnessing, right? And not just the US in 2016 under Trump, right? उसके बाद obviously the 2020 elections came as a refreshing breath, wherein in fact even 2020 के अंदर Biden had a very narrow win, making it apparent, the storming of the White House made it apparent कि अभी भी कितनी deeply divided है US की society. Similar is the case with UK, the Brexit, the election of Boris Johnson, right? Similar was the case with France, with Germany, with a lot of European countries, with Italy, right? जहाँ पे जो conservative, xenophobic, chauvinist sentiments हैं वो increasingly बढ़ते जा रहे हैं, right? And because of this reason, increasingly जैसे ये pandemic भी आया, now these governments had to shut themselves down. And हम देख रहे हैं that the kind of euphoria जो कि globalization के साथ associated होता था, it no longer survives, right? The globalization का एक ये जो era है, it is increasingly under threat. एंड जो एक वो रिजेंटमेंट थी, चाहे वो हम ब्लू कॉलर वर्कर्स के अंदर देख लें, चाहे वो हम जो डिसपोजेस्ड लोग थे उनको देख लें, हम उन लोगों को देखें जिनकी जॉब्स चली गई, राइट, हम उन लोगों को देख लें जिनको लगता है कि हमारा कल्चर इज इंक्रीजिंगली अंडर असॉल्ट, या इवन द फैक्ट ऑफ एक फीलिंग ऑफ फीलिंग लेस इनसिक्योर, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आइसिस का राइज, द राइज ऑफ से शूटिंग्स एक्सेट्रा इन यूरोप, राइट, इन सब के कारण जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ जो रिस्क आ रहे हैं उनसे डर और भी ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। इनफैक्ट ये माना जा रहा है by various scholars that the pandemic may have proven to be the last nail in the coffin of globalization. ये slight exaggeration भी है, right? अब ये जो है in various spheres देखा जा रहा है. When we look at the economic globalization का sphere, a lot of scholars feel that the kind of footloose capital, the kind of
आपका डिस्पर्स्ड प्रोडक्शन लाइंस जो थी, राइट, विच वॉज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज, सडनली नाउ एवरीवन इज रीथिंकिंग अबाउट इट, right? China had become the manufacturing hub for one and all, and now when this pandemic starts from Wuhan, a lot of people have backlash about China. What do you do जब China पे जाना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा, या व्हाट डू यू डू इफ़ यू हैव फैक्ट्रीज और असेंबली लाइन प्रोडक्शंस जो है स्प्रेड अक्रॉस से इंडोनेशिया, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वियतनाम, आप कैसे उसको हैंडल करोगे, राइट? एंड दिस स्पेशली बिकेम अपेरेंट जब इसेंशियल गुड्स जो थे उनको लेके बहुत सारी तंगी शुरू हो गई, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल यूएसए में ड्यूरिंग द पैंडमिक देयर वाज अ टॉयलेट पेपर क्राइसिस, देयर वाज अ सैनिटाइजर क्राइसिस, वेयर people had run out of things, wherein there weren't enough medical drugs available, wherein there weren't enough PPE kits available, because पूरी की पूरी manufacturing जो है offshore available थी, outsource कर दी गई थी to the developing world, right? So now post this pandemic, everyone thinks that there's going to be a tendency wherein firms are going to relocate, get them back, ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, गेट इट बैक होम, राइट? इसको हम, इसके लिए एक टर्म है, वी कॉल इट रीशोरिंग, राइट? सो द काइंड ऑफ स्प्रेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि हमने देखा था स्पेशली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, अब उससे हटके देयर विल बी पीपल गेटिंग देयर फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज बैक होम, कि कभी भी ऐसी अगर सिचुएशन आए, राइट? अब हमने एक और देखा था, व्हाई जस्ट कोविड-19 पैंडमिक, व्हेन द ट्रेड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना स्टार्टेड, देयर वाज एन इंक्रीजिंग बैकलैश, राइट? कि हमने चाइना में सेटअप नहीं करना, आप वापस लाइए या कहीं और रखिए, राइट? तो ऐसी चीज़ें, जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा इंटैंगलमेंट भी बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ विच वी माइट बी विटनेसिंग एन एरा ऑफ रीशोरिंग, all countries coming back home and setting up their manufacturing processes and industries back home, no matter how expensive that labor might be. और इस सब के कारण क्या होगा? इस सब के कारण जो है ट्रेड पे मैसिव इम्पैक्ट होगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट देखा जाएगा. पीपल माइट एंड अप लूजिंग जॉब्स, पीपल माइट एंड अप not having a credible source of employment. However, at the same time, right, क्या हो सकता है? credit and investment flows जो है उनको अब रीपर्पस किया जा सकता है डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस में, जहाँ पे अब MNCs जो हैं उनकी घर वापसी हो जाएगी, एंड जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं ऑलरेडी उस डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ है आपके डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए, राइट, वहाँ पे वो अपने ऊपर फोकस करेंगे, या फिर जो इंडस्ट्रीज आर नेटिव टू द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, उनके लिए अब कोई फॉरेन कैपिटल बचेगा नहीं, राइट? क्यों? बिकॉज दे हैव रीफोकस्ड ऑल देयर एनर्जीज ऑन डेवलपिंग इंडस्ट्रीज बैक एट होम. सो द काइंड ऑफ फ्लो, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, द काइंड ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्लोइंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड जो हम पहले विटनेस कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांस वर्ल्ड, एक ट्रांस ग्लोबल नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसका जो चीफ अगर लॉस किसी को होगा, दैट विल बी टू द डेवलपिंग वर्ल्ड. नाउ स्पेसिफिकली इफ यू लुक एट द इमर्जिंग इकोनॉमीज, वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट है दैट देयर विल बी अ 20% डिक्लाइन. नॉट वहाँ कहाँ पे? अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, योर रेमिटेंसेज, राइट? तो ऑल द डायस्पोरा दैट इज लिविंग एंड वर्किंग अब्रॉड, राइट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग money that they have to spend because of the job losses, because of the income cuts जो उनके हुए हैं, right, because of this pandemic, there will be a massive decline in also remittances, right? So in fact आप इसका example कितना ज़्यादा देख सकते हैं. Kerala is a huge remittance based economy, जहाँ पे a lot of Malayali people are working in the Gulf. सिमिलरली आपका पंजाब में जो दुआबा एरिया है, यू हैव अ लॉट ऑफ डायस्पोरा जो कि अगेन गल्फ में है, कनाडा में है, यूके में है, जो कि पैसे वापस भेज रहे हैं. एंड ये रेमिटेंसेस के ऊपर उनकी जो यहाँ पे बेस्ड फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं. इट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन इकोनॉमी. वाई? बिकॉज जो वो पैसा भेजते हैं, पीपल एंड अप स्पेंडिंग इट, एंड जब वो स्पेंड करते हैं, इट्स ऑब्वियसली क्रिएटिंग अ वर्चुअस साइकिल फॉर द इंडियन इकोनॉमी. अब जो रेमिटेंसेस का जो एक लॉस है, दैट विल ऑल्सो हैव a kind of butterfly effect on the entire economic situation of the developing world as a whole. Similarly, a massive hit जो industries पे आया है has been tourism,
ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, इन पे जो है एक मैसिव हिट आया बिकॉज बॉर्डर्स हैव बीन सेट, सील्ड, ट्रैवल जो है उसके ऊपर देयर आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस, पीपल देमसेल्व्स डोंट वांट टू ट्रैवल। इनफैक्ट द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक 44 to 80% ड्रॉप जो है इन इंटरनेशनल एयर पैसेंजर्स देखा। द यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक 60 to 80% डिक्लाइन देखा इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स अक्रॉस not just air transport but all modes of transportation. Now in a very insightful article, Dhar and Kumar ने पूरा ये analysis किया with regard to COVID-19 pandemic and its impact on globalization. Dhar and Kumar का कहना है कि 2008 onwards जो एक recession हुआ उसके कारण ही ऑलरेडी ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक मैसिव डाउनफॉल देखी जा रही थी, जहाँ पे अगर आप एक इंडिकेटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिनके थ्रू, अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमने पहली बात की, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक स्लो डाउन हो रहा है? By looking at its various dimensions. Now, one of the most significant dimensions of globalization is global trade. Right? Dhar and Kumar point out that how in 2009, a year after the hitting of recession, the global trade dipped by almost 10%, and there was also a 3% decline in global GDP. Right? These dimensions speak a lot about the kind of एक तरह से a downfall of globalization जो कि post recession ही आया. Right? They say now with the coming in of the pandemic, the impact on globalization is going to be even worse. WTO ने in fact खुद estimate किया है कि अगर we look at a worst case scenario, global trade जो है can dip by as much as 32%. Which will lead to what Dhar and Kumar have quoted as being slowbalization, right? So instead of globalization, all these processes are going to come to a halt. There's going to be a reduction in the trade. There's going to be a slowing down of all these impacts. And because of this, and the kind of massive transformations that we were seeing because of globalization, they're all going to come to a halt, leading to what has been termed as slowbalization. ठीक है, so ऐसे terms जो हैं बहुत important है, and you should be very liberal about using these such terms in the paper because it leads to an insight that you're very aware of such scenarios. You have an analytical point of view when you look at these impacts and the kind of look at these events and the kind of impact that they are having on the various aspects. ठीक है, साथ ही में धर एंड कुमार का ये मानना है कि जो लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी था, एक मेजर ड्राइवर ऑफ गवर्नेंस, चाहे नॉट जस्ट इंटरनेशनल गवर्नेंस बट इन फैक्ट इवन डोमेस्टिक गवर्नेंस इन वेरियस कंट्रीज वाज मार्केट फोर्स ओरिएंटेड, राइट? जहाँ पे इंडिया के अंदर भी जैसे कि हमने देखा गया था, द आइडिया ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये आइडिया क्या था कि गवर्नमेंट ने अपनी पार्टिसिपेशन जहाँ जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसको रिड्यूस करना है एंड लेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, लेट ऑटोनॉमस बॉडीज कम टू अ फोरफ्रंट जिनकी एक्सपर्टीज है, जिनकी स्पेशलाइजेशन है एट बीइंग एबल टू हैंडल दीज थिंग्स. नाउ बिकॉज ऑफ द स्लोइंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, for resurgence in economy, for handling the public health crisis, for handling the kind of unemployment crisis, for ensuring social sector security, you suddenly have governments taking the center stage again. तो एक जो रिट्रीट ऑफ स्टेट देखा जा रहा था वो अब चेंज हो गया है. इनफैक्ट स्कॉचपॉल ने एक बहुत मेजर काम लिखा था ऑन ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन द आफ्टरमाथ ऑफ द पैंडेमिक. यू आर एक्चुअली विटनेसिंग द कमिंग बैक ऑफ द स्टेट, wherein अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द कंट्री, टूवर्ड्स गवर्नेंस, टूवर्ड्स इट्स पीपल इज सीइंग अ मैसिव इंक्रीज. साथ ही में देयर विल बी मैसिव चेंज इन इंटरनेशनल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, राइट? WTO एंड द काइंड ऑफ ग्लोबल ट्रेड, पहले ही सिंस द दोहा राउंड वी हैव विटनेस कि WTO के अंदर एक मैसिव क्राइसिस चल रहा था, wherein there was a global north versus global south का फिनोमेना. The developing countries were not too happy about the kind of things that WTO was imposing on them. तो ऑलरेडी ये ट्रेड गवर्नेंस का फ्रेमवर्क जो है ऑलरेडी अंडर प्रेशर था. नाउ विद द कमिंग ऑन ऑफ द पैंडेमिक, there is a short
कि इसके अंदर फर्दर डिक्लाइन आएगा एंड दिस ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस का फ्रेमवर्क माइट बी रिप्लेस्ड बाय मोर रीजनल एंड बायलेटरल इंगेजमेंट्स. इनफैक्ट इंडिया का अब सार्क हैज ऑलमोस्ट बिकम रिडंडेंट, तो इंडिया भी इनफैक्ट क्या कर रहा है, इंडिया हैज नाउ टेकन अप बायलेटरल अग्रीमेंट्स विद इट्स नेबर्स, राइट, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बन नहीं रही तो हम सार्क को जो है एकदम ही बॉयकॉट करके बैठे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हम बायलेटरल ट्रीटीज जो है साइन करने में इंटरेस्टेड हैं. In fact, that's something that we are pushing for. So when Modi travels to Japan, that is what he's pushing for. Right? Bilateral agreements and regional agreements have become the norm of the day. Similarly, India is very interested in getting hold of किसी भी तरह से हमें ASEAN के अंदर एंट्री मिल जाए, किसी भी तरह से हमें जो RCEP है उसके अंदर हम एक अपनी इंगेजमेंट जो है बेटर कर पाए, राइट, बिकॉज ये रीजनल अग्रीमेंट्स एंड फ्रेमवर्क्स जो है माइट बी द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड. ऑन द अदर हैंड स्टीवन ऑल्टमैन अब बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है इट्स ऑल ग्लूमी फॉर ग्लोबलाइजेशन. यू ऑल्सो हैव टू कीप इन फैक्ट इन माइंड द टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स दैट हैव हैपेंड. सो नाउ फिजिकल प्रेजेंस जो है इज नो लॉन्गर important. So on one hand, you might have some shifting of manufacturing processes, but in terms of services, in terms of e-commerce, things will carry on just the same or in fact have a massive resurgence. ई कॉमर्स जो है उसकी मैसिव राइज हमने देखी है, राइट. नाउ इन द डे एंड टाइम जब हम फिजिकली ग्रोसरी शॉप्स पे एक्सेट्रा पे नहीं जा रहे थे, देयर वाज अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक ऑन साइट्स लाइक ग्रोफर, बिग बास्केट, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. तो ई कॉमर्स का जो है मैसिव बूम देखा जा रहा है एंड इट इज़ हियर टू स्टे. सिमिलरली because universities shut down, schools shut down, offices shut down, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी बिकेम सो एक्सेप्टेड. तो पहले एक जो हेजिटेंस होती थी, टुडे अगेन इट हैज़ बिकम द नॉर्म. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेशंस हैव गिवन परमानेंट वर्क फ्रॉम होम. क्यों कह रहे हैं, हम क्यों इतने खर्चे ऑफ मैसिव ऑफिसेस को मेंटेन करना, इन सबको हम प्रोवाइड करें. कितना बेटर है कि लोग अपने ही घर पे जाएं. वी डोंट हैव टू पे फॉर देयर ट्रैवल, वी डोंट हैव टू पे फॉर देयर फूड. अपने घर पे जो मर्जी करो, अपने घर पे बैठ के करो, राइट. इट सेव्स अस अ लॉट ऑफ मनी एंड उतना ही काम है. इनफैक्ट हम और काम उनसे निचोड़ सकते हैं क्योंकि कोई वर्क होम डिवाइड तो रहा ही नहीं, राइट. Further, you have the incoming of robots to be doing lots of things, right. So ऐसे paradigm shifts जो हैं स्टीवन ऑल्टमैन कहते हैं they might lead to a resurgence and strengthening of globalization, but again a transformation in the way that we look at globalization. So instead of the dispersed manufacturing industry, now this might be the new face of globalization, right. Cross border e-commerce, right. So you have lots of Shein, for example, before the whole Chinese ban thing, Shein was so popular, एक Chinese company in India. Similar was the case of Alibaba. You have Amazon जो कि इंडिया के अंदर आ गया. And now there is a massive influx of all these things coming into the developing world. Similarly, experimentation with remote work, offshoring, 3D printing, ये सब जो है important बनती जा रही है, right? साथ ही में now very importantly, the pandemic has also made us very aware of the kind of inequality that is existing not only in the developing world but also in the developed world. The fact that a lot of people faced massive health crisis, people in the US not being able to afford a COVID ka test, not having money to pay for hospital beds. Similarly, the migrant crisis in India, right, जिसके कारण ये inequality सामने निकल के आई है. So it has led to a massive debate कि इन globalization के जो benefits हैं इनको हम sustainably and more equitably कैसे डिवाइड कर सकते हैं ताकि सबका भला हो, राइट. सो कोविड-19 की वो बात करते हैं स्टीवन ऑल्टमैन एंड ही सेज दैट इट इज़ अ वेरी प्रीमेच्योर, अगर हम एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज गोइंग टू कम टू एन एंड, ही सेड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट. इट माइट बेंड बट इट वोंट ब्रेक क्राइसिस. द आइडिया that there might be changes, there might be a need for critical introspection, but इसका ये मतलब नहीं है ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगा. रीजनलाइजेशन चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए, चाहे रीजनल ग्रुपिंग्स एज ग्रुपिंग्स एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, बट रीजनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस की भी जो है एक लिमिट होती है. दे कांट हैव द काइंड ऑफ सक्सेस जो कि ग्लोबल लेवल पे चीज़ों का होता है, राइट. इनफैक्ट द DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स ने दिखाया कि वर्ल्ड की लेवल ऑफ ग्लोबल कनेक्टेडनेस नहीं गिरने वाली. इनफैक्ट 2008-2009 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम पे जो डिप आया था, पैंडमिक के बाद भी वो उतना ज़्यादा नहीं गिरा है.
Instead, in fact, we now see examples of new kinds of global collaboration. So if we look at the coming in of vaccine, you have numerous universities across the countries collaborating with each other to come up with a ढंग का vaccine, right? So इंडिया के अंदर ही हम देखते हैं कि किस तरह से कोई ऑक्सफर्ड के साथ जो है कोलैबोरेट कर रहा है, तो किसी एक का अकेले का तो वेंचर नहीं है, there is a lot of cross border collaboration, right? So because of this reason, the kind of treatments that we are looking, right? So for example, बीच में जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन का निकला था, तो इंडिया सेंडिंग ऑल दीज थिंग्स टू द यूएस. सो अभी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रीटमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ वैक्सीन्स, these all create hopes for a new transformed form of आपका globalization. Similarly, when you have e-commerce, you have new sorts of engagement in the economic sphere emerging, it is important to realize that globalization in a transformed form is here to stay, right? It's not the end of era for globalization. Maybe it will be the beginning of a new era wherein now we are aware of the systemic risks that globalization comes up with, and we are able to find solutions to it, to be able to come up with sustainable, equitable, balanced solutions that will help one and all in the world.